Why Israel protects Druze? कौन है द्रूज? द्रूज और इसराइल का अलायंस क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है? हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे इस वीलॉग में, जो बहुत तफसील के साथ है। Syria's interim president Ahmed al-Shara, an Islamist who once belonged to al-Qaeda, who led the Islamist rebels reportedly behind the Druze fighters forward. The Druze emerged in Egypt around 1,000 years ago following a branch of Shia Islam. The Druze fighters attacked Syrian internal security forces, killing 5 and injuring several others. The Druze have also clashed in the past with both neighbouring Bedouin tribesmen and forces loyal to Syria's new government. Divisions and fighting Between Druze militias and Bedouin tribal groups has put a spotlight on a small but influential minority, the Druze. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एक ऐसा मिस्टीरियस और सीक्रेटिव ग्रुप जो हजारों सालों से मिडल ईस्ट में मौजूद है, लेकिन जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। उनका नाम है द्रूज, एक रिलीजियस माइनॉरिटी जो ना सिर्फ मिस्टीरियस है बल्कि उसका असल कनेक्शन इस्लाम के एक एंशिएंट और मिस्टिकल ब्रांच से है, यानी इस्माइली इस्लाम। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ तक नहीं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक रात जब एक रूलर और स्पिरिचुअल इमाम अल हाकिम बिल अम्रिल्लाह कायरो की गलियों में गुजरता हुआ हमेशा के लिए गायब हो जाता है, और उसके बाद एक नई तहरीक पैदा होती है, द्रूज फेथ की। 13 फरवरी 1021 की रात थी। फातिमीद खलीफा और इस्माइली मुसलमानों के 16th इमाम अल हाकिम अपने घर से निकलते हैं वॉक के लिए और कायरो के शहर से गुजरते हुए सिटी गेट्स पर गायब हो जाते हैं। वो रात, वो पल, वो मिस्ट्री कभी सॉल्व न हुई। और जब ये मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस हुई, उस वक्त अल हाकिम ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल आइकॉन बन चुके थे अपने फॉलोअर्स के लिए, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो उसे डिवाइन फिगर के तौर पर देखते थे। अल हाकिम के फॉलोअर्स में से एक ग्रुप आज द्रूज कम्युनिटी की सूरत में लेबनान, सीरिया और इजराइल के कुछ इलाकों में पाए जाते हैं। मगर सवाल ये उठता है, आर दे मुस्लिम्स और नॉट? वेल, ये क्वेश्चन काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। टेक्निकली दे इमर्ज्ड फ्रॉम इस्माइली इस्लाम, लेकिन उनकी थियोलॉजी इतनी अलग है कि इस्लाम के मेन स्ट्रीम स्कॉलर्स ने उनको आउटसाइड ऑफ इस्लाम डिक्लेयर किया है। लेकिन एक बात तो तय है, दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम इस्माइली इस्लाम, और उनका सबसे बड़ा स्पिरिचुअल एंकर था इमाम अल हाकिम। द्रूज लोग प्रॉफिट्स में तो बिलीव करते हैं, मगर उनका सबसे बड़ा फोकस होता है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग रादर देन एक्सटर्नल रिचुअल्स। उनके रिलीजियस टेक्स्ट महज कुरान नहीं बल्कि उनकी अपनी बुक है। यह अलग बात है कि वो कुरान में, इवन बाइबल में भी बिलीव करते हैं, मगर अपनी बुक को ही फाइनल मानते हैं, और इस किताब का नाम है रसाइल अल हिकमा, यानी एपिसोड्स ऑफ विजडम। द्रूज रिलीजन में बहुत सारे ग्रीक, पर्शियन और इंडियन फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स भी शामिल हैं, स्पेशली प्लेटो, एरिस्टोटल और इवन री-इनकार्नेशन विच इज़ मोर कॉमन इन हिंदू एंड बुद्धिज्म। सो टेक्निकली वो इस्लाम से निकले, लेकिन अब उनका सिस्टम एक कम्प्लीटली सेपरेट आइडेंटिटी बना चुका है। अब यहाँ बात होती है उन लोगों की जो अल हाकिम को सिर्फ ईमान नहीं बल्कि मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड मानते थे। To begin with, द्रूज लोग अपने आप को मुवाहिदीन कहते हैं, यानी those who believe in absolute oneness of God। उनका असल ओरिजिन 11th सेंचुरी यानी फातिमिद खिलाफत से शुरू होता है। इस आइडियोलॉजी के 2 इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं, मोहम्मद अल दराजी और हमजा बिन अली। ये दोनों मिशनरीज थे जो ये कहते थे कि अल हाकिम गॉड का अर्थली फॉर्म है, एक मसाइक फिगर है। लेकिन कंट्रोवर्सी भी यहीं से शुरू होती है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि दराजी ने बहुत एक्सट्रीम व्यूज़ लिए और उसे एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। और जहाँ तक नाम का ताल्लुक है तो द्रूज वर्ड आया है मोहम्मद अल दराजी से, लेकिन आयरॉनिकली मॉडर्न द्रूज उनको अपना फाउंडर नहीं मानते, हालांकि वो तो दराजी को एक मिसगाइडेड प्रीचर समझते हैं। 1043 में द्रूज कम्युनिटी ने ऑफिशियली कन्वर्जन्स बंद कर दी। अब सिर्फ वो लोग द्रूज बन सकते हैं जो द्रूज पेरेंट्स के यहाँ पैदा हुए हैं। आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। और जब ये कम्युनिटी और ज़्यादा सीक्रेटिव होती चली गई तो उनका सिस्टम कुछ यूँ बना, उकाल, इनिशिएटेड एलीट, जिनको सेक्रेट टेक्स्ट और रिचुअल तक एक्सेस है। दूसरी तरफ है जुहाब, अनइनिशिएटेड कमनर्स, जिनको सिर्फ ऑर्डर टीचिंग्स बताई जाती है। इवन देयर होली टेक्स्ट जिसका नाम रसाइल अल हिकमा है, डिसाइपल्स ऑफ विजडम, आउटसाइडर्स तो क्या, कुछ द्रूज भी उन्हें एक्सेस
नहीं कर पाते। तो अब सवाल ये है कि दरूज बिलीव क्या करते हैं। नंबर 1 तौहीद यानी वननेस ऑफ गॉड। नंबर 2 वो कुरान को सिर्फ एक नज़रिए से पढ़ते हैं यानी एसोटेरिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान यानी सिर्फ बातें को देखते हैं। नंबर 3 गॉड इज बियॉन्ड एट्रीब्यूट्स लाइक इल्म एंड हिकमत। नंबर 4 री इनकारनेशन, हर दरूज दोबारा दरूज के रूप में ही पैदा होता है। नंबर 5 पिलग्रिमेज टू सेंट्स लाइक प्रॉफिट शुएब जिनकी कब्र सीरिया में मौजूद है। और नंबर 6 ईद उल अज़हा, ये वो ईद उल अज़हा नहीं जो मुसलमान मनाते हैं। इट इज़ अ फेस्टिवल विद 10 days स्पिरिचुअल क्लेंजिंग। और नंबर 7 नो अल्कोहल नो पोर्क। और नंबर 8 मैरिजेस ओनली विद इन दरूज कम्युनिटी। उनका बिलीफ सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड है नियो प्लेटनिज्म से, इस्माइली फिलॉसफी से और शायद कुछ साउथ एशियन बिलीफ से भी, लाइक री इनकारनेशन, दोबारा जन्म, एक एंडलेस साइकिल इस प्लैनेट पर। और इनका स्पिरिचुअल चेन कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। नंबर 1 गॉड, नंबर 2 यूनिवर्सल इंटेलेक्ट, नंबर 3 यूनिवर्सल सोल, नंबर 4 वर्ड यानी कलमा, और नंबर 5 प्रेसीडर यानी साबिक, और नंबर 6 सक्सेसर यानी ताली। ये री इनकारनेशन को तो मानते हैं, लेकिन ये लोग अल हाकिम को जीसस की तरह इनकारनेशन नहीं समझते। उनका नज़रिया यूनिक है, जैसे कि वो उसको मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड समझते हैं। इनको ऑटोमन एरा में कुछ ऑटोनॉमी भी मिली थी और आज भी लेबनान, इसराइल और सीरिया में दरूज कम्युनिटी एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल और पॉलिटिकल रोल प्ले कर रही है। The Druze religion is mysterious blend of Islamic mysticism, philosophy, secrecy and spiritual resilience. Druze community का एक remarkable feature है secrecy. उनका रिलीजन किसी आउटसाइडर को कन्वर्ट करने की इजाज़त नहीं देता। मतलब अगर आप दरूज नहीं पैदा हुए तो आप कभी भी दरूज नहीं बन सकते। ये रूल तब से चला आ रहा है जब से उनकी टीचिंग्स पर परसिक्यूशन होती थी, यानी फातमीद्स और अब्बासिड्स रूल में उन पर बहुत जुल्म किया गया। फॉर एग्जाम्पल इब्न तैमिया का फतवा है दे मस्ट बी किल्ड वेयर एवर दे फाउंड, और मॉडर्न एरा में ISIS और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का अटैक करना। उनका बिलीफ है कि उनका रिलीजियस साइकिल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सो नो न्यू कन्वर्जन्स। आज भी उनका फेथ सिर्फ उन्हीं लोगों तक रिस्पेक्टेड है जिन्होंने फॉर्मल रिलीजियस ट्रेनिंग ली हो और जिसे कहते हैं उकाल यानी द वाइस। बाकी लोग जो रिलीजन को फॉलो तो करते हैं लेकिन इतना डीपली नहीं, उनको कहते हैं जुहाल यानी इग्नोरेंट। लेकिन ये डेरोगेटरी सेंस में नहीं है, ये उनका इंटरनल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। रूस हिस्टोरिकली रहते हैं माउंटेनियस एरियाज में, जिसका रीज़न यही है कि माउंटेन्स उनके लिए प्रोटेक्शन का काम करते हैं फॉर बोथ पॉलिटिकल परसिक्यूशन एंड रिलीजियस इन्फिल्ट्रेशन। आज के वक्त में उनकी मेजर पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है 3 कंट्रीज में, यानी लेबनान स्पेशली शाफ माउंट लेबनान और बीका वैली, सीरिया स्पेसिफिकली इन जबल अल दरूज रीजन, और इसराइल की गोलान हाइट्स और नॉर्दर्न इसराइल में, जहां दरूज इसराइली मिलिट्री में भी सर्व करते हैं। अगर इनकी टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन की बात की जाए तो इट इज़ अराउंड 1.5 मिलियन। दरूज बिलीव इन तौहीद, द वननेस ऑफ गॉड विच इज़ डिबेटेबल, लेकिन उनका कंसेप्ट ऑफ गॉड बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। उनके लिए गॉड एक अल्टीमेट अननोएबल बीइंग है जिसे ना तो डिस्क्राइब किया जा सकता है ना समझा जा सकता है। प्रॉफिट्स को वो रिस्पेक्ट करते हैं, मगर उनका बिलीफ है कि डिवाइन विजडम टाइम के साथ साथ डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ में अपीयर होती रही। ये लोग मेटाफोरिकल और सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशंस को लिटरल से ज़्यादा अहमियत देते हैं। दैट्स व्हाई देयर स्क्रिप्चर्स आर मोर फिलोसॉफिकल देन लीगलिस्टिक। उनका रिलीजन एक इंटेलेक्चुअल जर्नी समझा जाता है, जहाँ ज़ाहिरी प्रैक्टिसेस से ज़्यादा एम्फेसिस होता है इनर प्योरिटी पर, विजडम पर और लॉयल्टी पर। जब आप किसी ट्रेडिशनल रिलीजन का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में आता है नमाज, फास्टिंग, हज और सेक्रेड टेक्स्ट आते हैं बहुत सारे। बट द रूज फेथ इज़ वेरी डिफरेंट। नो पब्लिक प्रेयर्स, no mosque except few community meeting places, no pilgrimage like Hajj, no conversions are allowed. उनका फोकस होता है इंटरनल स्पिरिचुअल जर्नी, नॉट फिजिकल एक्ट्स। ये लोग कहते हैं कि खुदा तक पहुंचने का रास्ता ज़ाहिरी रिचुअल से नहीं बल्कि इनर इनलाइटनमेंट से गुजरता हुआ है। द्रूज फेथ इज लेस अबाउट प्रैक्टिस, मोर अबाउट फिलॉसफी। वो तौहीद में तो बिलीव करते हैं, लेकिन अनलाइक ट्रेडिशनल इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग, इनकी तौहीद की टोटली एब्स्ट्रैक्ट है। उनके लिए गॉड अननोइंग तो है, बट इट्स बियॉन्ड ह्यूमन रीच एज वेल। He doesn't have attributes, forms or name. बस एक ultimate source of light और wisdom है. This aligns with certain Neoplatonic
फिलोसफीज, जहां गॉड को एक प्राइम मूवर या फर्स्ट कॉज समझा जाता है। तो जब वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उनका मतलब होता है एक ऐसा बीइंग को एक्नॉलेज करना जो हर कॉन्सेप्ट से बालातर है। ड्रूज लोग स्ट्रांगली बिलीव करते हैं इन री इनकारनेशन, जिसे वो कहते हैं तकम्मुस। उनका बिलीफ है कि जब एक ध्रुज मर जाता है तो वो दोबारा सोल इमीडिएटली एक नए ध्रुज की बॉडी में एंटर करता है। ये बिलीफ उनको मोटिवेट करता है टू लिव राइटियसली, क्योंकि जो बुरे अमाल करते हैं वो पनिशमेंट के तौर पे एक बुरे बॉडी में और बुरे हालात की बॉडी में जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट का लिंक हिंदुज़म और बुद्धिज़्म से भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है, लेकिन ध्रुज कॉन्टेस्ट में ये सिर्फ उनके लिए क्लोज कम्युनिटी के अंदर ही होता है, वेयरएज हिंदूज रीइंकार्नेशन तो एनिमल्स के अंदर भी हो सकती है। अ ध्रुज सोल कैन ओनली बी रीबॉर्न इन अनदर ध्रुज, आउटसाइडर्स का कोई चांस नहीं है। ध्रुज लोग प्रॉफिट्स में बिलीव रखते हैं, इंक्लूडिंग मोसेस, जीसस, इवन के प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन है। मगर उनका बिलीफ ये है कि ये सब मैसेंजर्स एक यूनिवर्सल विजडम का डिफरेंट स्टेजेस थी। उनके नज़दीक हमजा बिन अली वॉज द फर्स्ट इंटरप्रेटर फॉर द विजडम, जिसने डिवाइन ट्रुथ को डीकोड किया, इन लोगों के सामने रखा। ध्रुज का फेथ एलेगोरिकल यानी अलामती है, लिटरल मीनिंग्स कम, सिंबलिज्म ज़्यादा। उनका ये भी कहना है कि एक्चुअल नॉलेज सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जो स्पिरिचुअली तैयार हों, इसीलिए उनके टेक्स्ट बहुत सीक्रेटिव होते हैं। ध्रुज लाइफ में एम्फेसिस होता है ट्रूथफुलनेस, ब्रदरहुड, लॉयल्टी टू कम्युनिटी और नेशनल लॉयल्टी टू द कंट्री दे लिव इन, क्योंकि वो वेरियस कंट्रीज में फैले हुए हैं। दे डोंट प्रैक्टिस पॉलीगमी यानी कसरत अज़वाज उनमें नहीं है। उनका फोकस होता है मोनोगमी यानी एक ही पार्टनर और एक स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट। और अब हम आते हैं वही पहले क्वेश्चन पर कि आखिर इसराइल that appears to be the most difficult country to handle for Islamic world, why Israel protects Druze? जब 1948 में इसराइल का क़याम हुआ तो ये रीजन एक टोटल कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया। मोस्ट अरब ग्रुप्स अपोज्ड इसराइल की एग्जिस्टेंस को, बट नॉट द ड्रूज। ड्रूज लीडरशिप ने अर्ली ऑन एक न्यूट्रल कॉपरेशन का रास्ता इख्तियार किया। बाय 1956 ड्रूज लोग इसराइल की मिलिट्री सर्विस में शामिल हो चुके थे। अनलाइक अदर अरब सिटीजन्स, ये एक यूनिक मिलिट्री अलायंस था जो आज तक कंटिन्यू करता आ रहा है। यानी इसराइल के लिए लॉयल्टी के बदले में ड्रूज को मिलता था प्रोटेक्शन, पॉलिटिकल स्टेटस और नेशनल रिस्पेक्ट। आज की डेट में इसराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF में 8000 से ज़्यादा ड्रूज सोल्जर्स हैं, इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिसर्स। ये लोग बॉर्डर प्रोटेक्शन, इंटेलिजेंस और कॉम्बैट यूनिट्स में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। फेमस ड्रूज इसराइली सोल्जर्स में एक नाम आता है अमाल असद, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, और मुफीद बारी, जो कि एक पॉलिटिशियन भी है और एक एक्स आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले भी हैं। ड्रूज यूथ वॉलंटरली मिलिट्री ज्वाइन करती है, अनलाइक मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस जो इसराइल में बात हैं, जिनके लिए कॉन्स्क्रिप्शन मैंडेटरी होती है। तो यहाँ से निकलती है नेशनल लॉयल्टी की एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव जो इसराइल के फेवर में जाता है। मिलिट्री से आगे बढ़ते हुए ड्रूज लोग इसराइल की पॉलिटिक्स में भी डीपली इंटीग्रेटेड हैं। कई नेसेट मेंबर्स यानी इसराइली पार्लियामेंट के मेंबर्स ड्रूज बैकग्राउंड से हैं और उनको मिनिस्टेरियल पोस्ट भी मिली, जो कि अनइमेजिनेबल है फॉर अदर अरब माइनॉरिटीज़। ये लोग एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनॉरिटी राइट्स के इश्यूज में एक्टिव होते हैं। इस अलायंस का फ़ायदा यही है कि ड्रूज को मिलता है पावर, रिसोर्सेज और आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन, और इसराइल को मिलता है एक लॉयल अरब माइनॉरिटी का सपोर्ट। तो अब समझ आता है why does Israel protect the Druze community so much? Here are some more geopolitics behind it. अगर हम ज्योग्राफिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ड्रूज मेनली ऑक्यूपाई स्ट्रेटेजिक माउंटेनियस रीजन्स, जहां से बॉर्डर एरियाज मॉनिटर होते हैं, स्पेशली गोलान हाइट्स और माउंट कार्मल। अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, दे प्रूव टू बी इंटेलिजेंस एसेट्स। ड्रूज IDF सोल्जर्स अपनी अरबिक बैकग्राउंड की वजह से आर ऑफन यूजफुल इन अंडरकवर ऑप्स against hostile Arab troops. Counterweight to Arab nationalism, इसराइल के लिए ड्रूज एक सॉफ्ट कॉन्ट्रडिक्शन बन जाता है अगेंस्ट पैन अरबिक आइडियोलॉजीज। और अगर इंटरनल स्टेबिलिटी की बात करें, a loyal minority inside the Arab Israel population helps weaken the internal dissent. यानी it's not just affection, it's purely strategy. ड्रूज कम्युनिटीज़ को इसराइल में ऑटोनॉमी मिलती है,
بہت سے ایکسکلوسیو ڈروز ٹاؤنز ہیں جہاں ان کے ٹریڈیشن، ریلیجیس بلڈنگس اور کمیونٹی سسٹمز چل رہے ہیں. ایگزامپل کے طور پہ داریات الکرمل، بیت جان، ان جگہوں پر ایجوکیشن فیسلٹیز، امپلائمنٹ کوٹاز اور لوکل کاؤنسلز بھی آپریٹ کرتی ہیں ود فل گورنمنٹ سپورٹ. یہ سب کچھ پاسبل ہوا ہے بیکاز آف دا ٹرسٹ بیسڈ الائنس بٹوین دروز اینڈ اسرائیل. مگر پکچر اتنی روزی بھی نہیں ہے. 2018 میں جب اسرائیل نے نیشنل اسٹیٹ لا پاس کیا جہاں اسرائیل کو جوئش نیشن ڈکلیئر کیا گیا، تو اس لا نے نان جوئش مائنورٹیز کو انکلوڈنگ دروز کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا. اس پر کئی دروز لیڈرز نے پروٹیسٹ بھی کیا. فیمس ملٹری آفیسر امال اسد نے کہا اگر ہم صرف سولجرز ہیں اور سٹیزنز نہیں تو ہم صرف کینن فوڈر ہیں. تو یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ دروز کا لائلٹی نیریٹو چیلنج میں آ چکا ہے. دروز صرف اسرائیل میں ہی نہیں بلکہ سیریا، لبنان اور جارڈن میں بھی ہیں. سیریا کے دروز اسپیشلی سویدا ریجن میں جہاں ابھی ریسنٹلی کنفلکٹ بھی ہوا ہے اور ہمیشہ اساد رجیم کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے، بٹ اب وہ بھی اسرائیل سیریا رائولری کے بیچ میں پھنس گئے ہیں. 2023 میں جب اسرائیل نے سیریا میں اسٹرائکس کیے اگینسٹ ایرانین بیکڈ فورسز تو کئی دروز سویلینس بھی افیکٹ ہوئے. اب دروز کمیونٹی کا انٹرنیشنل یونٹی ٹول کچھ عجیب ہو گیا ہے. اسرائیلی دروز اور سیرین دروز اپوزٹ کیمپس میں ہیں. یہ ایک لانگ ٹرم امپلیکیشن ہے فار دروز آئیڈینٹی اینڈ ریجنل پالیٹکس. دروز اور اسرائیل کا الائنس ایک کمپلیکس سمبائسس ہے، یعنی ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں جسٹ ٹو سروائیو، جہاں لائلٹی کے بدلے سیکیورٹی ملتی ہے اور کارپوریشن کے بدلے میں ایکسیس. لیکن جیسے جیسے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس شفٹ ہو رہی ہیں یہ الائنس بھی پریشر میں آتا جا رہا ہے. آج کا دروز یوتھ اسپیشلی اسرائیل میں اس آئیڈینٹی کو ری ڈیفائن ہوتا ہوا دیکھا ہے، یعنی لائلٹی ٹو اسرائیل اور فیتھ اور مے بی جسٹ سیکنگ ایکویلٹی. دروز رہ گئے ہیں ایک برج بٹوین عرب ورلڈ اور جوئش اسٹیٹ، اور برج کی طرح وہ کبھی کسی طرف سے پریشر میں آتے ہیں اور کبھی دوسری طرف سے. اور اگر ہم بات کریں دروز کی جغرافیکل لوکیشنز اور اسٹریٹجک امپورٹنس کی تو سیریا میں ان کی لارجسٹ دروز پاپولیشن ہے which is approximately 700,000. Area Jabal al-Druze Veda known for resistance, strong tribal identity and support for Assad regime. اور اگر لبنان کی بات کریں تو وہاں پہ ان کی سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے which is approximately 250,000. Area Mount Lebanon region known for political clout especially through Walid Jumblat's family. اور اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو وہاں پہ 150,000 ان کی پاپولیشن ہے. گلیلی ماؤنٹ کارمل known for military service and political integration. جارڈن میں ایک بہت ہی اسمال کمیونٹی ہے which is around 30,000. ایریا ہے ازرق اینڈ زرقا known for legal to monarchy, low visibility. اور اگر ان کی ڈائسپورا کی بات کریں which spread from United States of America to Canada, Venezuela and Australia تو اس میں combined 50 to 70,000 دروز ہیں known for activism and efforts to preserve Druze identity abroad. سیریا میں سویدا ریجن کو دروز کا اسپریچول اور کلچرل سینٹر بھی کہا جاتا ہے. یہاں دروز لوگ ٹرائبل سٹرکچر کے اندر رہتے ہیں، اپنا ریلیجن، اپنی کورٹس اور اپنی لیڈرشپ سسٹمز. ڈیورنگ سیرین سول وار دروز موسٹلی اسٹیٹ نیوٹرل، لیکن اسد رجیم کو پھر بھی وہ سپورٹ کرتے رہے کیونکہ وہ مائنورٹی پروٹیکٹر بن کر سامنے آ رہے. اسی ٹائم پہ ISIS اور القاعدہ ایفیلیٹس نے بھی یہاں اٹیکس کیے جس سے دروز نے اسد رجیم کی طرف اور ٹیلٹ کر لیا. دروز ان سیریا فیس ایگزسٹینشیل تھریٹ. ان کے لیے اسٹیبلٹی از مور امپورٹنٹ دین پالیٹکس. whereas لبنان میں دروز کافی پاورفل ہیں. ماؤنٹ لیبنان ریجن میں ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے اور یہاں ان کا پولیٹیکل بیس بھی ہے. دروز کے سب سے مشہور لیڈر یہیں پر ہیں جن کا نام تھا کمال جنبلت، فاؤنڈر آف لیبنیز پروگریسو سوشلسٹ پارٹی، اور پھر ان کے بیٹے والد جنبلت his son now is semi retired اور اب تھرڈ جنریشن بھی ان کے ایک ایلیٹ میں آتی ہے، وہ ہے تیمور جنبلا. لیکن پھر بھی دروز کبھی بھی لبنان کے نہ پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں مگر کیبنٹ میں وہ پارلیمنٹ کے گرانٹیڈ ریپرزنٹیشن رکھتے ہیں. ان کا رول لبنیز سول وار میں بہت ایکٹیو تھا اسپیشلی اگینسٹ کرسچن ملیشیاز. تو لبنان میں دروز ریلیجیس مائنورٹی ہیں مگر پولیٹیکل ہیوی ویٹ بھی ہیں. اور اگر اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل میں دروز ہیبرو فلوئنٹ ہیں، اسرائیلی ایجوکیشن سسٹم کا پارٹ ہیں اور IDF میں میجر رول پلے کرتے ہیں. یعنی یہ مڈل ایسٹ کے ریئر عرب کمیونٹی ہیں جو ایک جوئش اسٹیٹ میں فلی انٹیگریٹڈ ہیں مگر
یہ بھی سچ ہے کہ 2018 کے نیشنل اسٹیٹ لا نے ان کی ایکوالٹی کو چیلنج کر دیا. یعنی اسرائیلی دروز یوتھ کے اندر آئیڈینٹی کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے. وہ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میں اسرائیلی ہوں یا عرب, میں زائنسٹ ہوں یا میڈل ایسٹرن. یہ کویسچنز ہر اسرائیلی دروز یوتھ کے ذہن میں آتے ہیں. اگر جارڈن کی بات کریں تو دروز لو پروفائل رکھتے ہیں. دے ڈونٹ چیلنج دا ہاشمیٹس مونارکی. ان کا لائف اسٹائل ٹریڈیشنل, لیس پولیٹیکل, پیسفل اور رائل فیملی ان کی پروٹیکشن کرتی ہے. یو ایس اے, کینیڈا اور وینزویلا اور آسٹریلیا جہاں پہ ان کے ڈائسپورا ہیں وہاں پہ دروز کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن وہاں پہ بہت سارے ایگزسٹینشیل کرائسس ہیں. چونکہ ان کے بچوں کے لیے اور زیادہ کلچرز ہیں اور زیادہ ڈومینیشنز ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مزید 100 سال میں دروز کمیونٹی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے. تو وہ بھی ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اس لیے باہر کے ممالک میں یہ لوگ کلچرل پرزرویشن کے لیے فیسٹیولز اور سیمینار آرگنائز کرتے ہیں. یعنی اگر اوور آل دروز کمیونٹی کے حالات دیکھیں تو یہ سب دیکھ کر کین دروز سروائیو دا ماڈرن مڈل ایسٹ, تو ان کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں. سیریا میں پولیٹیکل کولیپس ہے, اساد رجیم چلی گئی ہے اور اس کی جگہ ایسی رجیم آئی ہے جو ان کے خلاف سمجھی جاتی تھی. لبنان میں اکنامک بریک ڈاؤن ہے, وہاں پر سروائیو کرنا بہت مشکل ہوا ہے ایک عام لیبنیز کے لیے. اسرائیل میں آئیڈینٹی کرائسس اور آئیڈینٹی کے اسٹرگلز چل رہے ہیں, اور ڈائسپورا میں کلچرل ایروژن کا خطرہ ہے. اور سب سے بڑا کویسچن جو کہ انہیں یونیک بھی بناتا ہے تمام ریلیجن سے, جب ایک کمیونٹی ریلیجیسلی کلوز ہے تو اور اس میں کوئی کنورژنس بھی نہیں ہے, تو اس کا ڈیموگرافک فیوچر کیا ہوگا؟ آج کے دروز یوتھ کو اپنی ہیریٹیج پروٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہے اور ماڈرنٹی کو بھی امبریس کیے بغیر گزارا نہیں. تو کیا ان کا پرانا بیلنس آف سروائیول یعنی سیکریٹو فیتھ, ویزیبل پالیٹکس اور ریجنل انفلوئنس آپ کام کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ وہ اولڈ ٹرائبل سسٹمز اور ماڈرن ڈیموکریٹک پریشر کے بیچ میں ایک نئی آئیڈینٹی بنانے میں قاصر ہے. اور جب مڈل ایسٹ میں ہر چیز چینج ہو رہی ہے تو دروز کو اپنی یونٹی اور اڈیپٹیبلٹی دونوں پریزرو کرنی بہت مشکل لگ رہی ہے. تو دوستو یہ تھی سٹوری ایک امام کی ڈس اپیئرنس سے لے کر ایک سیکریٹو ریلیجیس کمیونٹی تک, فرام دا ایلز آف کائرو ٹو دا ماؤنٹینس آف لیبنان, سیریا اینڈ اسرائیل. آئی ہوپ آپ کو دروز کمیونٹی کے بارے میں یہ ڈیٹیلڈ ویلاگ پسند آیا ہوگا. کمنٹس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں فار مور انٹرسٹنگ اینڈ ایکسائٹنگ کنٹینٹ. محمد کاظمی کو اجازت دیجیے. سی یو ان دا نیکسٹ ویلاگ. اللہ حافظ.